ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ जी। की हाल चाल भाई? वधिया हो, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। चलो जी, मौजा ही मौजा जी, मौजा ही होनी चाहिए। नहीं, इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट खत्म हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से। आई होप आपको समझ में भी आ गई होंगी। और आज फाइनली आज हमें जीएसटी की अमेंडमेंट हमें स्टार्ट करनी है। और कई बच्चे तो पेज देख के अमेंडमेंट के इतने खुश हो चुके हैं, सर बस इतनी सी अमेंडमेंट है। आंसर इज यस। आपको मैंने कल भी कहा था कि जीएसटी में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, 7 से 8 पेज की अमेंडमेंट मैंने आपको भेजी है कल टेलीग्राम के अंदर। अच्छा, उसमें से ना कई एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर उसमें जो आपने चैप्टर नंबर 1 डाला है एग्जामिशन का, वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर तो वो हमें अमेंडमेंट करनी नहीं है। सर वैसे वो आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बच्चों ने भी दिसंबर में एग्जाम दिया नहीं दिया। उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिशन के बने थे। और मैंने जब पेपर का एनालिसिस दिया, मैंने उसके अंदर भी कहा था, सर भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। मतलब इंस्टीट्यूट ने एग्जामिशन वाला टॉपिक भी पूछ लिया, इवन वो आपके मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं कवर है। अगर आप मॉड्यूल में चेक करोगे, पूरे मॉड्यूल में कहीं पर भी एग्जामिशन की लिस्ट नहीं होगी, वो सीएस प्रोफेशनल के अंदर है। बट इस बार मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी वो करवाई हैं। और जो लास्ट रेगुलर बैच के बच्चे हैं और जो मैंने यूट्यूब फैमिली के रिवीजन वाले बच्चे हैं ना, मैं यूट्यूब पे इस बार रिवीजन के अंदर वो करवाऊंगा जी, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना। सर मैंने ये बात देख ली है कि एक नंबर भी अगर हमसे छूट गया ना, तो एक नंबर की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। जब मैं जीएसटी की रिवीजन क्लास कराऊंगा, उसमें एग्जामिशन की भी रिवीजन करवा दूंगा जितनी इंपॉर्टेंट्स होंगी, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन इस बार एग्जामिनर बना के देखे मेरी फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आएगा जी, चाहे वो हमारे मॉड्यूल में नहीं भी दी हुई जी। बाकी सीएस प्रोफेशनल में तो वो है ही है। और अगर कोई सीए इंटर वाला बच्चा भी इस अमेंडमेंट क्लास को देख रहा है, उनके एग्जाम के अंदर भी एग्जामिशंस आती हैं और सीए में इंटर के अंदर भी आती है, तो वो अमेंडमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है जो आज हम करेंगे जी। और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे आपने भी देखनी है जी, आपने क्लासेस आज कहीं से भी ली होंगी। अगर आपने वो एग्जामिशन नहीं की है तो भी आपने जरूर देखनी है। रिवीजन क्लास में मैं करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो जी। ठीक है जी, तो अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है जी, 7 से 8 पेज की है। आज हम 2 चैप्टर के अमेंडमेंट आज हम खत्म करेंगे और कल सारी हम कंप्लीट करके जीएसटी की अमेंडमेंट हम पैक कर देंगे। फिर जो 10 तारीख को क्लास होगी वो सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होगी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे आराम करेंगे। 11 तारीख से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे रिवीजन की इनकम टैक्स के साथ। तो रिवीजन भी करेंगे इनकम टैक्स की, प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी है, वो आपकी नहीं है, बस आपने शाम को आके डेली बैठना है जी। अच्छा, टाइमिंग जो है ना आपका, शायद मैं रात को 9 बजे कर सकता हूँ, 9 बजे मैं टाइमिंग कर दूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी 16 तारीख से ना प्रोफेशनल वाले बच्चों का बैच स्टार्ट है और वो इवनिंग बैच है मेरा। तो उसकी क्लास मेरी लाइव होती है 5 बजे, जो मैं सोच रहा हूँ टाइमिंग रखूँगा 5 बजे की। तो 5 से लेके 7:30 8 बजे तक तो वही चलेगा। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि 9 बजे मैं आपकी रिविज़न करवा दूँ। ठीक है, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताना कि 9 बजे टाइमिंग सही है। वैसे मेरे कोडिंग तो सही है, आराम से रात को पढ़ेंगे मस्त तरीके से जैसे पहले पढ़ते थे। ठीक है जी, तो आप मुझे जरूर बताना कि 9 बजे हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे और 9 से लेकर 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, जब तक आपका मन करेगा तब तक मैं रिवीजन कराता रहूँगा जी। ठीक है जी। अच्छा, और जीएसटी की रिवीजन इनकम टैक्स के बाद में आएगी, बट जो बच्चा जल्दी से करना चाहता है 35 क्लास रिवीजन क्लास देख ले। आपने खुद देख लिया जीएसटी में अमेंडमेंट नहीं है, तो वो आराम से आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और सर उससे डिटेल में रिवीजन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप सारे यूट्यूब छान मारो, चाहे वो सीए वाले बच्चों के क्यों ना हो, उससे डिटेल में रिवीजन आपको नहीं मिलेगी। मैं विश्वास करके कह रहा हूँ सर, बहुत जान लगाई है मैंने उस रिवीजन क्लास के अंदर। ठीक है, और आप खुद देख सकते हो 7 से 8 पेज के अमेंडमेंट है और इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं है सर, बिल्कुल गिरी हुई है, मतलब उसका इतना कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। और जो मेन चैप्टर है उसमें अमेंडमेंट है ही नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। ठीक है, अगर आपने पहले डिटेल में पढ़ा है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर डिटेल में नहीं पढ़ा फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो जीएसटी की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट हम कर चुके हैं, रिवीजन आपकी स्टार्ट हो जाएगी अब। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। अब अपनी स्टार्ट करते हैं जीएसटी के अमेंडमेंट। ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं जी, कल शाम को मैंने डाल दिए थे, एक बार फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो। टोटल मिला के 6 पेज हैं।
अब 6 में से पहला पेज तो नामकरण का ही है, उसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है इतने बड़े पेज पे, ठीक है। तो मेनली 5 पेज टोटल मिला के बस जीएसटी के अमेंडमेंट के, जो मैं बातें यहाँ पे लिखूंगा आपको भी थोड़ी बहुत वहाँ पे लिखनी है ताकि अमेंडमेंट आपकी और बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसमें फाइनेंस एक्ट 21 और जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हैं। अब आ जाओ जी अमेंडमेंट नंबर 1 जो हमारा है, चैप्टर नंबर 1 है एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी का, आज हमें इसकी अमेंडमेंट करनी है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बस आज हम 2 अमेंडमेंट करेंगे, बाकी फिर कल हम करेंगे सारी। इधर देखना ध्यान से, अब अगर मैं एग्जाम्शन की बात करता हूँ जी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे उठ के नहीं भागेंगे जी, मैं दोबारा कर रहा हूँ, अगर उठने से पहले ना एक बार अपना पेपर देख लेना, दिसंबर 21 का आपके एग्जाम में एग्जाम्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जी, और हमें रिस्क कोई भी नहीं लेना, और बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल गिरी हुई अमेंडमेंट है। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ी ना तो भी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगी, इतनी कोई मुश्किल अमेंडमेंट नहीं है। तो चुप करके बैठ रहे हो वहाँ पे, चुप करके बैठो जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहली बात ना, एग्जाम्शन याद करो जी, प्रोफेशनल वाले बच्चे जो हैं, आपको मैंने क्लास में कहा था कि एग्जाम्शंस काफ़ी सारी होती हैं, मतलब काफ़ी सारी सर्विस जो है ना वो गवर्नमेंट ने जीएसटी में एग्जम्प्ट की हुई हैं। अब जो भी सर्विस गवर्नमेंट ने जीएसटी में एग्जम्प्ट की हैं उसमें कुछ नई एंट्री गवर्नमेंट ने इंसर्ट की हैं और कुछ एंट्री गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है, मतलब एग्जम्पशन विड्रॉ कर दी है, और अगर एग्जम्पशन विड्रॉ कर दी है तो वो जीएसटी में टैक्सेबल होंगी जी। तो कौन सी एंट्री नई इंसर्ट की है वो देखने जा रहे हैं, कौन सी विड्रॉ करी है वो भी देखने जा रहे हैं, और पुरानी एंट्री में कौन सी अमेंडमेंट आई है वो भी हम देखने जा रहे हैं जी, ठीक है। अब सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना, मैंने यहाँ पे पहले तो साइड में लिखी है, उसको मैंने बीच में नहीं लिखा, एक छोटी सी अमेंडमेंट बस ये आई है, एक अमेंडमेंट पहली ही आई है जी। याद करो, आपको मैंने एग्जाम्शन के चैप्टर में कहा था कि जो भी आपके चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, मतलब जो रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, अगर वो कोई सर्विस देते हैं, मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी वाली सर्विस जो होती हैं, वो सर्विस जो होती हैं वो एग्जम्प्ट होती हैं जीएसटी में, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। और याद करो मैंने कहा था चैरिटेबल ट्रस्ट कौन से होंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे अंडर सेक्शन 12AA। अब क्या है, इनकम टैक्स में एक छोटा सा चेंज आ गया, वहां पे ना एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है 12AB। मैं दोबारा कह रहा हूँ जी, अभी तक रजिस्ट्रेशन का 12AA था, वो नॉर्मली क्या था कि आप मैनुअल जाके करवाओ, अब गवर्नमेंट कह रही है भाई मैनुअल आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तुम ऑनलाइन भी करवाओ, मतलब जो भी कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने ट्रस्ट को इनकम टैक्स में करवा सकते हैं रजिस्टर्ड जी। और वो सेक्शन लेकर आ गए हैं 12AB। तो बस कुछ नहीं हुआ, उसका चेंजेस जीएसटी के अंदर आ गए हैं, मतलब जहां 12AA था वहां पे 12AB भी साथ में जोड़ दिया। तो बताओ क्या गिरी हुई अमेंडमेंट है, मतलब सिंपल सा मुद्दा बस ये है कि अब चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट, चाहे वो 12AA के अंदर रजिस्टर्ड हो, चाहे वो 12AB के अंदर रजिस्टर्ड हो, इट मींस इनकम टैक्स में आया, चेंज इनकम टैक्स में आया, उसका इफेक्ट जीएसटी में आ गया। चेंज इनकम टैक्स का है, इफेक्ट उसका जीएसटी में आ गया जी, ठीक है। तो चाहे वो 12AA हो, चाहे वो 12AB भी हो, इट मींस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि चैरिटेबल ट्रस्ट 12AB के अंदर रजिस्टर्ड है तो क्या उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी की सर्विस एग्जम्प्ट होगी नहीं होगी, 100% एग्जम्प्ट होगी, कि वो सेम सेक्शन है, एक ऑफलाइन मोड में था, एक ऑनलाइन मोड में है। तो ऑनलाइन मोड वाला 12AB है जो भी नया इंसर्ट किए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12AA पहले भी लिखा हुआ था, अब 12AB नया इंसर्ट कर दिया। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है, इसको मैंने मेन में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अमेंडमेंट नॉर्मली किसी काम की नहीं है, बट इनकम टैक्स का चेंज है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद एक छोटी सी अमेंडमेंट और है जो मैंने मेन एंट्री के अंदर नहीं लिखी हुई जी। याद करो आपने क्लास में क्या होगा, प्रोफेशनल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी सुनते रहे। आपको मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस जो होती है ना, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने वाले केस में जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है वो एग्जम्प्ट होती है। अब उसकी डेट पहले सितंबर 21 थी, और मैंने वो क्लास के अंदर भी कहा था कि वो हर साल गवर्नमेंट ना 1 साल एक्सटेंड कर देती है, क्योंकि रीजन बिंग आप सब जानते हो, एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट कभी भी टैक्स चार्ज नहीं करेगी, चाहे वो एक्सपोर्ट पे जीएसटी की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। तो उसमें एक एंट्री थी आपकी बुक में दी हुई थी, एंट्री नंबर 18, 19, 19A और 19B। अब उसको क्या कर दिया, 1 साल और इंक्रीज कर दिया है, अब 30 सितंबर 2022 कर दिया। तो बेकार की अमेंडमेंट है, पहले भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है, पहले 2021 तारीख थी, अब 2022 तारीख है जी। हाँ, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में ये बन सकता है कि अब ये जो एग्जाम्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली एक्सपोर्ट वाले केस में, वो कहाँ तक एक्सटेंड कर दी गई है, 30 सितंबर 2022 तक ये एक्सटेंड कर दी गई है। ये छोटी सी अमेंडमेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे घबरा रहे हैं, हाय सर एग्जाम्शन कैसे करेंगे, हमने भी देखा था इस बार क्वेश्चन बने थे, टेंशन मत लो, आपका भाई खड़ा है ना, आपका भाई खड़ा है, सारा चैप्टर मतलब सारा पहले जीएसटी में अच्छे से रिवाइज कर लो, एग्जाम्शन की बिल्कुल टेंशन मत लो सर, इतनी बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, आपको लगेगा ही नहीं आपने कोई नया टॉपिक किया, आपको ये लगेगा कि सर ये तो पहले में पता था, ठीक है। तो उसकी टेंशन छोड़ के बाकी सारी रिवीजन करो पहले आप।
ठीक है जी। तो दो मैंने अमेंडमेंट अभी बताई है जी। एक छोटी सी अमेंडमेंट मैंने क्या बताई कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, चाहे वो 12AA वाला है, चाहे वो 12AB के अंदर है, अब वो यहाँ पे एग्जाम्पशन में कवर होगा। दूसरा मैंने अमेंडमेंट वही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट वाले केस में एग्जाम था, पहले वो 30 सितंबर 21 था, वो 30 सितंबर 22 हो चुका है। बस छोटी सी अमेंडमेंट आपकी ये निकल के आई है। अब तीसरी अमेंडमेंट जो है ना, ये वाली मेन है, एंट्री नंबर 72 है जी, जो गवर्नमेंट ने पुरानी एंट्री में थोड़ा सा चेंज किया। अब पहले समझो पुरानी एंट्री में क्या लिखा हुआ था। प्रोफेशनल वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान दें, सीए इंटर वाले बच्चे भी ध्यान दें, सीएमए इंटर वाले बच्चे भी ध्यान दें, और एग्जीक्यूटिव फैमिली के बच्चे भी यहाँ पे ध्यान दें जी। पहले समझो पुरानी एंट्री में क्या लिखा हुआ था। पुरानी एंट्री में लिखा हुआ था कि अगर कोई गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, और गवर्नमेंट कह रहे कि अगर आप उसके अंडर सर्विस दे रहे हो, तो अभी तक ये लिखा होता कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी खर्चा होगा अगर वो 100% गवर्नमेंट बियर करेगी ना, फिर तो जो भी तुम सर्विस दे रहे हो उसके लिए जो भी पैसे चार्ज करोगे वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होंगे। सर क्या आप हमें एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ जी। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने सुना कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, आईआरएस ऑफिसर होते हैं। मैंने क्लास में भी कई बार एग्जांपल लिया आईआरएस का, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होती हैं जी। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को पता है सर, जो मैंने जीएसटी की रिवीजन क्लास डाली थी 18 घंटे की, उसके आज मेरे ख्याल से 1.2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। मतलब 1.2 मिलियन, मतलब कितना प्राउड फील होता है कि मतलब मेरे को मतलब परिवार ने इतना प्यार दिया। अब 1.2 मिलियन व्यूज़ के अगर आप उसमें कमेंट चेक करोगे ना, उसमें कई लोगों के कमेंट है कि सर हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हम जीएसटी ऑफिसर हैं, हम उस रिवीजन वीडियो को देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छी लग रही है। अब ध्यान सुना, मान लो जीएसटी ऑफिसर जो हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर जो हैं, उनको मान लो मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा कि सर ट्रेनिंग के लिए ना मान लो जीएसटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो आप ना प्लीज़ एक बार विवेक सर को बुलाओ, वो ये चेंजेस आके हमें समझाएंगे, क्योंकि उनको भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे आके कोई हमें समझाए। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे लेटर आया कि आपको ना इनकम टैक्स ऑफिस में जाना है या जीएसटी ऑफिस में जाना है, कि वहाँ पे आके ना जीएसटी के ऑफिसर होंगे, उसको आपको जाके ट्रेनिंग देने की, जो भी जीएसटी में नई नई चेंजेस हैं जी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा जी। अब मैं वहाँ पे गया, मैंने उनका पूरा जीएसटी का बैकग्राउंड समझाया, सारी बातें मैंने जीएसटी की समझाई। अब सोच के बोलना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो कौन है? आईआरएस ऑफिसर हैं। अब अगर मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो क्या उसके बदले में पैसे लूंगा? नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है पैसे लूंगा। अब जो भी वो मुझे पैसे मिलेंगे तो क्या वो ऑफिसर पे करेंगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे पे करेगी। तो एक्चुअल में वैसे मैं सर्विस दे रहा हूँ आईआरएस ऑफिसर को। मैं दोबारा बोलूंगा सर, वैसे मैं सर्विस दे रहा हूँ आईआरएस ऑफिसर को, बट आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी कहा था कि जो पर्सन पैसा देने वाला होगा ना, उसको हम जीएसटी में सर्विस रिसीवर मानते हैं। मतलब वैसे देखने से क्या लग रहा है कि मान लो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये आईआरएस ऑफिसर है, इनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो ये मुझे पेमेंट नहीं करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही मुझे कहा कि आप इनको सर्विस दो। तो पेमेंट करने वाली कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक्चुअल रिसीवर कौन है? आईआरएस ऑफिसर। बट गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जीएसटी के लॉ के लिए ना आप रिसीवर किसको मानोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानोगे। अब सोच के बोलना, मैं सर्विस देखने में क्या लग रहा है कि मैं आईआरएस ऑफिसर को दे रहा हूं, बट एक्चुअल में सर्विस मैं किनको दे रहा हूं जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा हूं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर जो भी इसमें खर्चा हो रहा है ट्रेनिंग देने में, अभी तक गवर्नमेंट ने लिखा था कि अगर 100% खर्चा इसका हम इंकर कर रहे हैं तब तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है, और अगर मान लो सारा खर्चा हम इंकर नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत खर्चा कोई और इंकर कर रहा है, और का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी है, वो ये बात कहते हैं कि जो भी ये काम होगा ना, इसमें कुछ खर्चा मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ये देश मतलब देश भले की बात है, देश अच्छाई की बात है, इसमें कुछ खर्चा मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। अब सोच के बोलना, मान लो 90% गवर्नमेंट ने खर्चा कंट्रीब्यूट किया और 10% दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी तक क्या था? जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं था, अब गवर्नमेंट कह रही है हम एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब अब एक्चुअल में जीएसटी का दायरा एग्जम्पशन का इन्होंने वाइड कर दिया। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आज आप गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अगर आप सर्विस दे रहे हो, और जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसका जो भी खर्चा है अगर 75% या उससे ऊपर अगर गवर्नमेंट बियर कर रही है, तो भी वो जो पैसे लोगे वो पैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे, उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे बस एक चेंज ही आया है कि यहाँ पे 75% और मोर ये लिखा हुआ आ गया। देखो क्या लिखा है जी, सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं होगी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, तो मैंने लिखा भी है कि पहले ये 100% था।
पहले ये 100% था, अब मुझे इतना बोल देना, आज अगर मान लो मैं ट्रेनिंग की सर्विस दे रहा हूँ आईआरएस ऑफिसर को, अगर 100% खर्चा गवर्नमेंट इंकर कर रही है तो फिर तो पहले भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है। आज अगर 80-20 की रेशो है, मान लो 80 गवर्नमेंट इंकर कर रही है, 20% कोई और इंकर कर रहा है, क्या तो भी एग्जाम होगा? नहीं होगा, यस होगा। आज अगर 75 गवर्नमेंट इंकर कर रही है, 25 और इंकर कर रहा है, क्या तो भी एग्जाम होगा? नहीं होगा, यस होगा। अगर 75 से कम गवर्नमेंट इंकर करेगी ना, उस केस में यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फीस बोर्न बाय गवर्नमेंट अगर 100% है, अदर्स कुछ भी नहीं कर रहे तो नो जीएसटी। अगर फीस बोर्न बाय गवर्नमेंट 80% है और दूसरे लोग 20% कर रहे हैं तो भी नो जीएसटी। और अगर 60-40 की रेशो है तो भाई साहब अब जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो अब 75% एक्सपेंडिचर भी अगर गवर्नमेंट इंकर कर रही है तो भी गवर्नमेंट कह रही है कि जाओ हम तुम्हें एग्जाम्शन दे रहे हैं, हम अपने एग्जाम्शन का दायरा वाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जाम्पल दूं, बोलो बोलो एग्जाम्पल दूं, पक्का पक्का। चलो इधर सुन ध्यान से, एग्जाम्पशन में आपको मैं एग्जाम्पल और देता हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई क्या चल रहा है ये, अरे भाई कुछ ना चल रहा है रे, इधर बैठ जा चुप करके। हाँ सब कुछ समझ में आएगा, आएगा आएगा आएगा, टेंशन मतलब आएगा। बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो एक्चुअल में सर्विस मैं दे रहा हूं किसी और को, बट पैसा कौन दे रही है मुझे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जीएसटी के लिए सर्विस रिसीवर कौन बन गया? गवर्नमेंट बन गई। तो गवर्नमेंट के लिए जो भी तुम ट्रेनिंग दे रहे हो उसका जो भी खर्चा होना है, अगर वो सारा हम इंकर कर रहे हैं तो वैसे एग्जम्प्ट है। अगर 75% खर्चा या उससे ऊपर खर्चा अगर हम इंकर कर रहे हैं तो भी अब हम एग्जम्प्ट कर देंगे। अब हम 100% पे अटक के नहीं बैठेंगे, हम 75% तक आ चुके हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो कोई एक ट्रस्ट है या कोई एक स्कूल है, अब उसमें ना काफ़ी सारे गरीब बच्चे हैं, काफ़ी सारे गरीब बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यार काफ़ी सारे गरीब बच्चे हैं, या मान लो काफ़ी मतलब बच्चे ना 12th पास हो चुके हैं, CS EET क्लियर हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है यार इनको ना CS बनाना है, इनको ना CA बनाना है, या इनको मान लो CMA बनाना है जी। मान लो तीनों सामने बच्चे बैठे हैं, तो बच्चा कहता है सर इनको CA CS बनाना है जी। तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा यार विवेक तुम इनको ना फ्री में कोचिंग की सर्विस दे दोगे? तो मैंने कहा सर फ्री में कोचिंग की सर्विस तो नहीं दे पाऊंगा भाई, मेरे भी छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं कैसे दे पाऊंगा? फिर तो मेरे को गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। कह रहे चलो अच्छा ऐसा है कि तुम हमसे पैसे ले लेना, भाई तुम इनको सर्विस दो, तुम हमसे पैसे ले लेना, तो सारा खर्चा हम इनका बियर करेंगे। मैं सारा नहीं, मैं कहा सारा रहने दो। ऐसा करो गवर्नमेंट कि आप 80% आप इंकर कर लो, जो खर्चा होगा 20% मैं इंकर कर लेता हूँ। मतलब मैं इनको बुक्स फ्री में दे दूंगा, ठीक है, और बुक्स मान लो फ्री में दे दूंगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा वो फ्री में दे दूंगा। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि 20% मैं कंट्रीब्यूट कर लूंगा, 80 आप कंट्रीब्यूट कर लो। अब सोच के बोलना, अब पहले क्या लिखा था कि अगर 100% गवर्नमेंट अगर खर्चा इंकर करेगी तब एग्जम्प्ट होगा। अब गवर्नमेंट करेगी 75 या मोर उससे ऊपर है, और अगर 25 या और भी कोई इंकर करे ना तो भी उस केस में जो भी पैसा होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मेरे केस में जो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा उसमें 80% खर्चा गवर्नमेंट इंकर कर रही है, 20 मैं इंकर कर रहा हूं, तो क्या जो भी पैसा मुझे मिलेगा क्या वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा इंकर कर रही है 75% और मोर। तो अल्टीमेटली मैं सर्विस वैसे बच्चों को देखने में दे रहा हूं, बट मैं सर्विस दे किसको रहा हूं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि पैसा देने वाली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो आपको मैंने पहले भी कहा था जीएसटी में कि जो पैसा देने वाला होगा वो सर्विस रिसीवर होगा, जो पैसा लेने वाला होगा वो सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो यहाँ पैसा देने वाली गवर्नमेंट है, वो रिसीवर है, मैं प्रोवाइडर हूँ, तो वही एंट्री नंबर 72 मेरे हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जी यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है आपके सामने कि अगर मान लो मिस्टर विवेक है, अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जीएसटी की ट्रेनिंग देते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें पेमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट 75 और मोर इंकर करेगी तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो मिस्टर वीजी जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जाके जीएसटी की ट्रेनिंग देते हैं, तो देखने में रिसीवर ये लग रहे हैं बट पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है, तो एक्चुअल रिसीवर ये बन गए। तो इस केस में गवर्नमेंट कह रही है हम ये पैसा एग्जाम्प्ट कर देंगे अगर हमने खर्चा इंकर किया 75% या उससे ज़्यादा। तो ये बस छोटी सी अमेंडमेंट आई है, ये छोटा सा चेंज है, एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है, अब दूसरी अमेंडमेंट जो है, एक नई एग्जम्पशन इन्होंने इंसर्ट कर दी है सर। अब नई एग्जम्पशन क्या मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी देखे सड़कों पे ट्रक चल रहे होते हैं जी, आपने अगर कभी देखा हो सड़कों पे ट्रक चल रहे होते हैं और कई ट्रकों के ना ऊपर लिखा होता है नेशनल रूट परमिट। किसने कभी देखा है नेशनल रूट परमिट? कभी देखा नेशनल रूट परमिट? अब नेशनल रूट परमिट का मतलब क्या है कि वो ट्रक जो है ना ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब वो ट्रक जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जा सकते हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मान लो किसी, अब ये अच्छा ये एक बात बताओ, ये नेशनल परमिट है कौन अलॉट करता है? मतलब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है कि अगर मान लो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती हैं, जो अगर उनको नेशनल परमिट लेना हो तो कौन कौन उनको अलॉट करेगा?
भाई सिंपल इंसान तो लोड नहीं करेगा, कौन लोड करेगा? नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो आपका मतलब परिवहन डिपार्टमेंट जो होता है, मतलब परिवहन डिपार्टमेंट जो होता है, पता ना आपका नितिन गडकरी जो है, जो नितिन गडकरी जो है, मेरे ख्याल से परिवहन डिपार्टमेंट के ही तो मिनिस्टर हैं वो। हाँ, रोड डिपार्टमेंट के है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ये आपको नेशनल परमिट अलॉट करता है, उसकी फीस चार्ज होती है अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार की फीस होती है। अगर आप परिवहन, मेरे ख्याल से परिवहन.gov.in करके इनकी एक वेबसाइट है, अगर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो 15 से 16 हज़ार रुपये की फीस देनी पड़ती है आपको नेशनल परमिट लेने की, जो भी ट्रक वाले होते हैं। तो पहले क्या था, वो जो नेशनल परमिट की फीस होती थी ना वो टैक्सेबल होती थी, मतलब जो भी नेशनल परमिट की फीस होती थी वो टैक्सेबल होती थी, उस पर जीएसटी लगता था। तो फाइनली अब गवर्नमेंट ने वो एग्जम्प्ट कर दी है कि जो भी नेशनल परमिट के चार्जेस होंगे ना, उन चार्जेस पे हम कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, एक एंट्री 1661A लेकर आ गए हैं, और क्या लिखा है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरिज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया और कॉन्टिन्यू स्टेट। मतलब कॉन्टिन्यू स्टेट का मतलब क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है या पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप अगर गुड्स कैरीज कर रहे हो तो जो भी आपको नेशनल परमिट मिल रहा है उसके जो भी आप चार्जेस दोगे उन चार्जेस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जीटीए वालों को नेशनल परमिट दे रही है, उनकी जो फीस चार्ज कर रही है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। पहले इस पर रिवर्स चार्ज था, अब इस पर जीएसटी है ही नहीं है जी। हाँ, अगर जीटीए आगे सर्विस देगा तो वो सर्विस टैक्सेबल है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे रही, हेलो भैया भिंडी कलर के बच्चे इधर देखो ध्यान से। एक बच्चा कह रहे हैं मैं तो टमाटरी कलर का हूँ, मैं तो टमाटरी कलर का हूँ, नालायक इधर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। याद करो जीटीए वाले अगर आगे सर्विस देते हैं फिर तो वो रिवर्स चार्ज में है, तो एग्जम्पशन उसकी बात नहीं कर रहा, कहीं जाके अपना बुक्स में वो नोट्स काट दो सारे जीटीए वाले। हेलो भैया ध्यान रखना, जीटीए वाले बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं कह रहा जीटीए की सर्विस एग्जम्प्ट है। मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीटीए वालों को जो नेशनल परमिट दे रही है उसके जो चार्जेस ले रही है वो एग्जम्प्ट है। अब आगे जीटीए वाले जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं वो पहले भी टैक्सेबल थी, आज भी टैक्सेबल है, और आप सब जानते हो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है अगर 5% वाला ऑप्शन होता है जी। और अगर जीटीए 12% वाला ऑप्शन लेके चलता है फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है। तो वो सारी बातें अपने पहले क्लास में पढ़ी हैं, सेम बातें, उसमें कोई भी चेंज नहीं है जी। एक बच्चा कह रहा है सर सप्लाई के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, नहीं है सर। कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, नहीं है सर। टाइम ऑफ सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, नहीं है सर। वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है, नहीं है सर। मैंने आपको पहले भी कहा है ये चेंज आपके सामने है, ठीक है। ये सारे के सारे चेंज है, आईसीएसआई का सप्लीमेंट जब आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा, मेजर आपके यही चेंज होंगे जी। तो जीएसटी में कोई मेजर चेंज है ही नहीं सर इस बार। और रीज़न क्या है, क्योंकि 2 साल से तो कोविड में अटके पड़े हैं। अब 2 साल से कोविड में अटके पड़े हैं तो गवर्नमेंट लॉ में चेंजेस लेकर आए, पहले कोविड वालों को जो कोविड में दिक्कत आई उनको सोल्व करे, ठीक है। तो इतने मेजर चेंजेस नहीं है, तो आपको चेंजेस मैं करवा रहा हूँ, उन छोटे मोटे चैप्टर को आराम से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जी, अब देखो 2 अमेंडमेंट मैंने करवा दी। पहली अमेंडमेंट मैंने क्या करवाई है जी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% है उससे ऊपर टोटल खर्चे का बियर कर रही है तो उस केस में जो भी चार्जेस होंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। दूसरा मैंने क्या बोला है कि अगर नेशनल परमिट दिए जा रहे हैं उसके जो चार्जेस लिए होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट होंगे। तीसरा जो है ना, अब यहाँ पे एक एंट्री थी 43, ये गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है, ये गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। अब इस एंट्री में क्या लिखा था, जो आईएफआरसी है, आईएफआरसी डिपार्टमेंट क्या होता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, अगर वो सर्विस देता था इंडियन रेलवे को। एक एंट्री 43 अपने क्लास के अंदर पढ़ी होगी प्रोफेशनल वाले बच्चों ने या सी इंटर वाले बच्चों ने, कि अगर आईआरएफसी जो है अगर इंडियन रेलवे को लीज की सर्विस देता था, लीज किस चीज़ की, जो आपके कोचेज हो गए, ठीक है, जो आपके वैगन हो गए, अगर वो अगर इनको लीज पे दे रहा है तो उस केस में जो भी चार्जेस थे वो जीएसटी में एग्जम्प्ट थे, बट अब गवर्नमेंट कह रही है एग्जम्प्ट नहीं है। इससे पता लगता है कि शायद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाह रही है। आपने देखा होगा एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है और गवर्नमेंट क्लियर कर चुका है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम सारा कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे, तो एकदम लोगों को दिक्कत ना हो। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस बजट में एग्जम्पशन ही हटा दी कि आईआरएफसी अगर इंडियन रेलवे को लीज पे कोचेस दे रही है या वैगन दे रही है उस केस में जो भी चार्जेस होंगे अब वो जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं होंगे, अब वो होंगे टैक्सेबल। देखो लिखा है ना, नाउ टैक्सेबल, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे को कोचेस लीज पे दे रही है तो इतने चार्जेस लीज के लिए हैं, तो क्या वो टैक्सेबल या एग्जम्प्ट, नाउ टैक्सेबल, अब कुछ भी एग्जम्पशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तो हैं मेन एग्जम्पशन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मुझे फटाफट से दोबारा क्लियर कर दो, शाबाश। बस 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 खत्म सर, खत्म, हो गई। बताओ कितनी मुश्किल है। एग्जीक्यूटिव वाले के बच्चे कह रहे हैं सर बस यही अमेंडमेंट थी क्या इस चैप्टर में, यस। बताओ समझ में आई नहीं आई,
कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। हाँ तो बोल दो। हाँ, अब मुझे फटाफट से बोलो पहली अमेंडमेंट क्या निकल के आई है। सर पहली अमेंडमेंट ये निकल के आई है कि अगर आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी हो, अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो गवर्नमेंट के कहने पर और गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी, तो वो सारा खर्चा पहले गवर्नमेंट इंकर करती थी तो एग्जाम्प्ट होता था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 75% खर्चा भी अगर हम इंकर कर रहे हैं तो भी जो तेरे को चार्जेस मिलेंगे वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा पॉइंट यह है कि जो ट्रक वालों को नेशनल परमिट मिलता है, उस नेशनल परमिट लेने के चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस गवर्नमेंट ने जीएसटी में एग्जम्प्ट कर दिए। और तीसरा गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि आईआरएफसी जो होता है वो इंडियन रेलवे को अगर सर्विस देंगे, लीज पे कोई भी कोचेस दे रही हैं या वैगन दे रही हैं, उस केस में जो भी चार्जेस होंगे वो अब क्या होंगे, टैक्सेबल। पहले एग्जम्प्ट होते थे, अब वो टैक्सेबल हो चुके हैं। और चैरिटेबल ट्रस्ट वाले केस में 12AA और 12AB अब साथ में जुड़ गया। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट वाले केस में 30 सितंबर 2022 तक अब एग्जम्प्ट हो चुका है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। अब छोटे मोटे चेंजेस आपके यहाँ पे और भी हैं जी, अब बिल्कुल छोटे छोटे हैं जी। देखो सबसे पहला चेंज क्या है, याद करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी जाने वाली सर्विस एग्जम्प्ट होती थी। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, ठीक है, ये सारी एग्जम्प्ट होती थी ना। अब गवर्नमेंट कह रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना हम आंगनवाड़ी भी कवर करेंगे। अब ये आंगनवाड़ी क्या होती है, जैसे आपके शहरों में प्ले स्कूल होते हैं ना, प्ले स्कूल छोटे छोटे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे का आपने देखा प्ले स्कूल चल रहे हैं आजकल सर, वो मतलब उसमें छोटे छोटे बच्चे जाके ये दीदी भैया दीदी वो खेल रहे होते हैं, आपने कभी देखा होगा। ऐसे ही गांव के अंदर भी ना आंगनबाड़ी होती है। देखिए कभी किसी ने आंगनबाड़ी, एक बार चैट बॉक्स में लिख था ना आंगनबाड़ी, अगर किसी ने देखी हो, जो बच्चे मे बी अगर सामने बैठे हैं, अगर वही बच्चा उनमें से गांव का होगा तो मे बी आपने कभी आंगनबाड़ी देखी होगी। नहीं देखी है तो मैं आपको एक मिनट रुकना, आंगनबाड़ी दिखा देता हूँ जी। आंगनबाड़ी ये देखो जी, ये होते हैं जी गांव के अंदर ना, ये होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। देखो जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये गांव के अंदर, मतलब ये भी एक तरह के प्ले स्कूल ही होते हैं, ये भी होते प्ले स्कूल के हैं, बट नॉर्मली गांव में इनको बोलते हैं आंगनबाड़ी। ऐसे बने होते हैं, देखो छोटे छोटे स्कूल बने होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे बस्ते लेके जा रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब ये भी तो प्ले स्कूल है, तो इसको दी जाने वाली सर्विस भी एग्जम्प्ट होगी। पहले क्लैरिफाई नहीं था क्योंकि लोगों के दिमाग में इमेज थी कि नॉर्मल प्ले स्कूल जो होते हैं शहरों के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो भाई साहब गांव के प्ले स्कूल नहीं है क्या। तो गवर्नमेंट ने अब क्लैरिफाई कर दिया सर्कुलर के थ्रू कि भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनबाड़ी भी कवर होंगे। एक तो छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये आई है, और दूसरा क्लैरिफिकेशन ये आई है, आपको होता है जो ये गांव के स्कूल होते हैं ना, उसमें मिड डे मील मिलती है। मिड डे मील सुना आपने कभी? सीधो के बैठो, पहले सीधो के बैठो नालायक, मतलब विष्णु भगवान के अवतार, इधर देखो ध्यान, सीधो के बैठो फटाफट से। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, आपने सुना होगा मिड डे मील होती है। मिड डे मील क्या होती है कि खाना पीना मिलता है गांव के जो स्कूल होते हैं उनके अंदर। अब वो खाना पीना नॉर्मली कौन स्पॉन्सर करता है, मतलब कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अब मान लो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, रतन टाटा जी कहते हैं जी मतलब इस स्कूल के अंदर ना मैं मिड डे मील देना चाहता हूँ, मतलब मेरा भी तो दिल करता है कि मैं भी बच्चों की हेल्प करूं, भले उनके खाने पीने के अंदर मैं भी डोनेशन दूं। भाई मैं अगर इतना पैसा कमा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जो भी स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी मिड डे मील मैं स्पॉन्सर करूं। भाई मिड डे मील मैं जैसे आईपीएल है, आईपीएल पहले विवो स्पॉन्सर करता था, अब टाटा कंपनी ने क्या बोला कि हम स्पॉन्सर करेंगे। तो रतन टाटा ने क्या बोला कि भैया इसकी जो मिड डे मील होगी ना इसको हम स्पॉन्सर करेंगे, सारा खाना पीना हम देंगे। अब अभी तक ये लिखा हुआ था कि भैया गवर्नमेंट अगर मिड डे मील स्पॉन्सर कर रही है फिर तो एग्जम्प्ट है। अब अगर गवर्नमेंट को छोड़ के अदर कॉरपोरेट, मतलब अदर लोग अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो क्या टैक्सेबल कर दें? मतलब क्या उनको ये बोले कि नहीं 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 तुम गरीबों की सहायता नहीं करोगे, तुम उन्हें खाना नहीं खिलाओगे? तो क्या ये गवर्नमेंट चाहती है? या गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आगे आएँ? ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट चाहती है लोग आगे आएँ। तो गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया कि आज अगर आंगनबाड़ी मान लो जो प्ले स्कूल होते हैं, अगर उसमें ये जो मिड डे मील है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है चाहे अदर कॉर्पोरेट भी अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो भी उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो जी यहाँ पे पहली बात तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनबाड़ी भी यहाँ पे कवर होगी। दूसरा, अगर चाहे गवर्नमेंट है चाहे अदर कॉर्पोरेट है, अगर मिड डे मील अगर स्कूल या आंगनबाड़ी को दे रहे हैं तो उस केस में एग्जम्प्ट है जीएसटी से, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये दो क्लैरिफिकेशन मैंने आपको बता दी। पहला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनबाड़ी भी कवर होंगे, इट मीन इनको दी जाने वाली सर्विस अब एग्जम्प्ट होंगी, इसको प्ले स्कूल ही मानेंगे। और दूसरा, अगर मिड डे मील की सर्विस चाहे गवर्नमेंट दे रही है चाहे अदर कॉर्पोरेट दे रहे हैं, अभी क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान सुनना जी, अब एक छोटा सा पॉइंट जो आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, जो ये डीटीसी बस होती हैं या जो हरियाणा रोडवेज या पंजाब रोडवेज की बस होती है ना, तो सर ये जो टाटा कंपनी होती है
या मुझे नहीं पता आपने नाम सुना नहीं सुना, अशोक लेलैंड, नाम सुना आपने? अशोक लेलैंड, जो आपने ट्रकों के पीछे कई बार देखा होगा, टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने देखा होगा। तो जैसे मान लो डीटीसी बस जो होती है ना, या रोडवेज की बस जो होती है, अब टाटा कंपनी जो है ये गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ना ये बसेस मान लो लीज पे देती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा टाटा वालों को कि हमने ना 20 बसें लीज पे चाहिए या 10 बसें हमें लीज पे चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा हमें भी 10 बसें लीज पे चाहिए। अब होता क्या था, वो लीज पे जब हम बसेस देते थे ना तो वो सर्विस एग्जम्प्ट होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कहती थी भैया यहाँ तो हम इन्वॉल्व हैं, तुम हमसे थोड़ा जीएसटी लोगे, भाई तुम स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा जीएसटी लोगे, तो इस केस में कोई भी जीएसटी की बात नहीं है। इट मीन्स अगर कोई कॉर्पोरेट, अगर मान लो स्टेट अंडरटेकिंग मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अगर बसेस लीज पे दे रहे हैं ना तो उसकी सर्विस एग्जम्प्ट थी। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि अगर लीज की जगह रेंट पे दी तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई साहब लीज और रेंट एक ही होता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने पता क्या बोला, डिपार्टमेंट ने कहा रेंट नहीं लिखा, रेंट हम टैक्सेबल करेंगे, लीज हम एग्जम्प्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा हेलो भाई साहब क्या कर रहे हो, लीज और रेंट दोनों सेम ही चीजें हैं, चाहे वो लीज पे दी हो चाहे वो रेंट पे दी हो, वो एग्जम्प्ट हैं। बताओ ऐसी ऐसी क्लैरिफिकेशन आती है। ये छोटी छोटी अमेंडमेंट है जो बच्चा डरता है कि पता नहीं कितनी अमेंडमेंट आ गई। बताओ क्या अमेंडमेंट है। अब अगर मान लो अमेंडमेंट नहीं भी होती, अगर रेंट लिखा था तो भी तो आप एग्जम्प्ट ही करते। तो गवर्नमेंट ने वो क्लैरिफाई कर दिया कि लीज हो चाहे रेंट हो, अगर टाटा ने कोई सी भी कंपनी ने अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बसेस लीज पे दिए हैं, रेंट पे दी हैं, तो उस पर जीएसटी पहले भी नहीं था और आज भी जीएसटी नहीं है। उसके बाद एक बात मुझे बताना सर, जो टोल चार्जेस होते हैं, याद करो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को इतना आइडिया नहीं होगा, प्रोफेशनल वाले बच्चों को पता होगा टोल चार्जेस पहले जीएसटी में एग्जम्प्ट थे। अब जो टोल चार्जेस ना दो कैटेगरी के होते हैं, आपको मैं पता हो तो मतलब एक होते हैं, एक जो ट्रक होते हैं ना, एक तो वो नॉर्मल वेट लेके चलते हैं और एक कई ट्रक होते हैं ओवरलोड। मैं ओवर डायमेंशनल नहीं कह रहा, कई बच्चे अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं ओवर डायमेंशनल, नहीं नहीं मैं ओवर डायमेंशनल की बात नहीं कर रहा। याद करो मैंने ई वे बिल के अंदर भी कहा था ओवरलोड कार्गो और ओवर डायमेंशनल कार्गो में फर्क होता है। अब मुझे नहीं पता आपने सड़कों पे देखे नहीं देखी, वो जो ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर चल रहे होते हैं, कई बार आपने कई बार देखा वो गन्ने जो होते हैं, गन्ने ट्रैक्टर के ऊपर या ट्रकों के ऊपर ना गन्ने, मतलब अगर मैं शुगर केन की बात करूं, इंग्लिश इधर देखो ध्यान से बच्चा कह रहा गन्ना क्या होता है सर, शुगर केन, समझ में आगे ना। हाँ तो कई बार आपने देखा होगा यूपी के, मतलब यूपी में जब आप कभी जाते हो तो उसमें ना गन्ने ट्रैक्टर में ना इतनी ऊपर ऊपर तक लोडेड होते हैं और इतने बाहर निकले होते हैं सर, इतने बाहर निकले होते हैं, मतलब आर सड़कों पे कह रहा हूं सर, कई ट्रक ऐसे चल रहे होते हैं इतना सामान बाहर निकाल के। और सोच के बोलना, एक तो वो ओवर डायमेंशनल भी हैं, ओवरलोड भी हैं। तो आपको मुझे नहीं पता या नहीं पता, उनसे टोल चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, क्योंकि टोल चार्जेस सबके लिए सेम नहीं होते। आप कभी देखना वहां पे ना लिस्ट लिखी होती है, लिस्ट लिखी होती है। आप कभी भी टोल पे जाना, चाहे वो हरियाणा वाला हो चाहे वो कहीं वाला हो, वहां पे ना एक टोल की लिस्ट लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर आपका लोड इतने तक है तो टोल इतने का है, अगर लोड इतने का है तो टोल इतने का है, अगर लोड इतने का है तो टोल इतने का है। अब उनको मैंने आपको पहले भी कहा था, जो धर्म कांटा होता है, जो वेटमैन स्टेशन होता है, उसमें उनको पता होता है कि इस ट्रक में कितना लोड है, उस लोड के बेस पे वो टोल चार्जेस पे करते हैं। अब एक तो होते हैं नॉर्मल टोल चार्जेस, और बट जिनके ट्रक या जिनके ट्रैक्टर ओवरलोड हैं तो जो वो एडिशनल टोल पे करते हैं, क्योंकि टोल चार्जेस तो एग्जम्प्ट है। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो एडिशनल टोल पे हो रहा है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब कैसी बातें कर, चाहे नॉर्मल टोल हो चाहे एडिशनल टोल हो, जो ओवरलोड कार्गो पे करते हैं, कोई भी टोल हो जीएसटी एग्जम्प्ट ही है। तो गवर्नमेंट ने यही क्लियर किया है कि चाहे बेसिक टोल है चाहे एक्स्ट्रा टोल है, ये दोनों एग्जम्प्ट हैं। बस ये बात ध्यान देना। तो ओवरलोड कार्गो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ओवरलोड कार्गो में किसकी बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ गई होगी ना। ओवरलोड कार्गो, ओवरलोड कार्गो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यार, मतलब इस तरह के ट्रक आपने कभी देखे हो ऐसे ऐसे, मतलब ये तो चलो ये देखो इस तरह के, ये देख रहे हो आप, मतलब कहाँ तक भाई साहब बाहर निकल रहा है, मतलब 2 ट्रक का सामान लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ट्रक वालों से ना टोल चार्जेस नॉर्मल नहीं लिए जाते सर। हाँ बच्चा कह रहे हैं सर ये तो पिछले वाले की जान को खतरा है, बिल्कुल है। आप कई बार देखना सर, ट्रक स्टार्ट होता है और अगर बाई चांस हम पीछे खड़े हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमें खड़े, इतनी काली शक्ल, इतना काला धुआं छोड़ता है वो, मतलब ये हम ही है क्या, मतलब ये तो हालात हैं। तो गवर्नमेंट कह रही इनसे टोल नॉर्मल नहीं, इनसे हायर लेंगे, और जो हायर टोल लेंगे तो उसको भी हम टोल ही मानेंगे और वो भी जीएसटी में एग्जम्प्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बस ये क्लैरिफाई की है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट बस यहाँ पे ये है, याद करो को मैंने कहा था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दी जाती है, जो उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं,
और जो उनके एडमिशन होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ये सारी की सारी सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बोर्ड कवर होंगे नहीं होंगे। बोर्ड का मतलब यूपी बोर्ड, आपको पता है, जैसे एक तो सीबीएसई बोर्ड होता है, एक तो सीबीएसई बोर्ड होता है, एक हरियाणा बोर्ड भी होता है, यूपी बोर्ड भी होता है, मतलब हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं। सर मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता। अब गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बोर्ड भी कवर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड को सर्विस दी है, चाहे हरियाणा बोर्ड को सर्विस दी है, चाहे यूपी बोर्ड को अपने सर्विस दी है, तो वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ही पार्ट है, तो वो भी एग्जाम्शन में कवर हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन एग्जाम्शन के अंदर आई हैं। एक बार मुझे फटाफट से बोल दो पूरे चैप्टर में क्या क्या चेंज आए हैं। शाबाश। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे साफ होने स्टार्ट हो गए, कह रहे अरे भाई निकल ले रे भाई, नहीं समझ आ रहा कुछ भी। आएगा आएगा आएगा, बैठोगे तो सब कुछ आएगा। अगर आप सुन लोगे तो क्या चला जाएगा, ज्ञान ही तो बट रहा है, ज्ञान तो जहां मिल रहा है ले लिया करो फटाफट से जी। और आपके काम की बातें हो रही हैं। हाँ मुझे फटाफट से बताओ अभी तक आपने क्या पढ़ा। सर पहला पॉइंट तो ये पढ़ा कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट जहां जहां लिखा हुआ है एग्जाम्शन के चैप्टर में, वहां 12AA के साथ 12AB भी आ गया। दूसरा पॉइंट ये है सर, जो एक एंट्री नंबर 18, 19, 19A थी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात होती है एक्सपोर्ट वाले केस में, तो वो पहले 30 सितंबर 21 तक एग्जाम था, अब वो 30 सितंबर 22 तक हो गया, एक साल बढ़ा दिए। सर तीसरी अमेंडमेंट ये निकल के आई है, जैसे जो हम गवर्नमेंट को सर्विस देते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें अभी तक ये लिखा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट को हम ट्रेनिंग मतलब सर्विस दे रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट उस ट्रेनिंग में अगर सारा खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रही है, फिर तो वो एग्जाम्शन में करेंगे, नहीं तो एग्जाम्शन में करेंगे नहीं। बट अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, हम 75% और मोर भी अगर डोनेशन मतलब पैसा दे रहे हैं ना, मतलब अगर हम एक्सपेंडिचर बियर कर रहे हैं उस खर्चे का, तो भी हम तुम्हें एग्जाम्शन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अमेंडमेंट आ गई। फिर एक नई एंट्री इंसर्ट हो गई, नेशनल परमिट अगर आपको लेना है, उसके लिए आपको जो भी चार्जेस पे करने होंगे, तो वो चार्जेस अब जीएसटी में एग्जम्प्ट हो चुके हैं। ये आपकी एंट्री नई निकल के आई है। फिर अगली एंट्री क्या निकल के आई है जी, अगली एंट्री विड्रॉ कर ली है कि जो IFRC होते हैं, IFRC इंडियन सॉरी IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर इंडियन रेलवे को अगर लीज पे मतलब सामान दे रही है, तो उस केस में पहले एग्जम्प्ट था, अब वो गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिए। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनबाड़ी भी कवर होंगे, मिड डे मील की सर्विस चाहे वो गवर्नमेंट दे रही है चाहे वो अदर कॉर्पोरेट दे रहे हैं, तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। टोल में नॉर्मल टोल भी कवर होगा, एक्स्ट्रा टोल भी कवर होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बोर्ड भी कवर होंगे, CBSE, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये सब बोर्ड कवर हो जाएंगे। और फिर अगर मान लो कोई कंपनी स्टेट गवर्नमेंट को बसेस किराए पर दे रही है, चाहे वो लीज पे दे रही है, तो भी एग्जम्प्ट होगा जी। ये सारी बातें हमने की जानने जी। तो ये सारी बातें एग्जाम्शन के अंदर हैं जो अमेंडमेंट आई हैं। अब आ जाओ जी अगला चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रेशन का। इसमें एक बिल्कुल बेसिक सा चेंज आया, इवन चेंज भी नहीं मैं कहूँगा, चेंज भी नहीं मैं कहूँगा, रीज़न क्योंकि ये चीज़ पहले भी थी, अब गवर्नमेंट ने दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया और एक नया रूल इंसर्ट कर दिया एक्ट के बराबर। अब मैं आपको बताता हूँ चेंज है क्या। याद करो आपने ना रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल होने के बाद ना आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन में डाल सकते हो कि मुझे रिवोक करना है। रिवोक का मतलब मुझे वापसी से रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे कई बार आपने कोई गलत काम कर दिया, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, आपको लगा यार गलत काम कर दिया, प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे को वापस ले लो, मैं आगे से कभी ये गलती नहीं करूँगा। वही सेम केस ही है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और आप उसको रिवोक करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई साहब तुम्हें ना रिवोकेशन के लिए ना एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन डालने के 30 दिन थे कि जब कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला, वहां से 30 दिन के अंदर तुम्हें एप्लीकेशन डालनी है रिवोकेशन की। और अगर 30 दिन में डाल नहीं पाते तो 30 दिन हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं डाल पाते हम मैक्सिमम 30 दिन और एक्सटेंड करेंगे, मतलब 90 डेज तक एक्सटेंशन होती थी। टोटल 90 दिन मिलते थे रिवोकेशन के लिए। अब ये बात ना एक्ट में लिखी हुई थी, इन्होंने अब एक नया रूल इंसर्ट कर दिया है, रूल नंबर 23(1). ये सेम बात उसमें भी लिख दी है जी, बस ये चेंज आया है। तो एक्चुअल में कोई चेंज नहीं है, मतलब डेज लिमिट पहले भी सेम थी, आज भी सेम है, पहले एक्ट में थी, उसके सपोर्ट में एक रूल फ्रेम कर दिया कि ये बात हम रूल में भी लिखने जा रहे हैं कि टाइम लिमिट, क्योंकि नॉर्मली टाइम लिमिट किस में होती है, रूल में होती है ना। अब याद करो जो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर चैप्टर था इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट, वो रूल नंबर 46 के अंदर थी। तो जो भी नॉर्मली टाइम लिमिट होगी ना, वो रूल नंबर 47 मतलब रूल्स के अंदर होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी रूल इंसर्ट कर दिया कि अगर तुम्हें रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी है तो नॉर्मल 30 दिन है, 30 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, और 30 दिन और बढ़ेंगे तो 90 दिन के अंदर तुम्हें एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। अब क्या कहना चाह रही है,
वैसे रिवोकेशन की एप्लीकेशन आप डालोगे 30 दिन, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, मतलब जब कैंसिलेशन का ऑर्डर तुम्हें मिला वहाँ से 30 दिन में तुम्हें एप्लीकेशन डालनी है। अगर 30 दिन में नहीं डाली तो भाई साहब 30 दिन तुम्हें और बढ़ जाएंगे, अगर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर अप्रूवल दे देते हैं। अगर तो भी 60 दिन के अंदर भी नहीं होगा तो फिर कमिश्नर 30 दिन की एक्सटेंशन मैक्सिमम और कर सकता है, तो 30 दिन प्लस में 30 दिन प्लस में 30 दिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि अगर एप्लीकेशन डालनी है रिवोकेशन की तो मैक्सिमम कितने दिन मिल सकते हैं, 90 डेज। नॉर्मल कितने दिन है, 30 दिन है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये देखो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है, बस यहाँ पे इन्होंने एक रूल फ्रेम कर दिया और ये सेम बात इन्होंने रूल के अंदर भी लिख दिया। और फिर आगे पता क्या लिख दिया कि जॉइंट कमिश्नर कमिश्नर ये आपकी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड तो मैंने बता ही दिया, 30 दिन प्लस में 30 दिन ये और एक्सटेंड कर सकते हैं। बताओ ये छोटी सी अमेंडमेंट है, डन है, पक्का पक्का ना, ठीक है। तो ये बस अमेंडमेंट है, बाकी कल की क्लास में एक हम वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही करा दूं, ठीक है, मेरा मन कर रहा है मैं आज करके ख़त्म कर दूं, बट मैं चाहता हूं, रीज़न पता क्या है, क्योंकि जो मुझे अगली अमेंडमेंट करानी है उसके लिए मैं एक बात चाहता हूं कि आप एक बार ना टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में एक ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट था, ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट बस एक बार आप रीड करके आओ, डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में एक बार पढ़ के आओ और थोड़ा सा ई वे बिल के बारे में पढ़ के आओ। मतलब एक बार ना बस गो थ्रू करके आना कि आपने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा सारा डिटेल में पढ़ के आना, बस एक बार ऊपर ऊपर से पेज पलट के आ जाना, ताकि जब मैं कल इसको समझाऊं तो और क्लैरिटी हो जाए। अमेंडमेंट बिल्कुल गिरी हुई है आपके सामने, एक पेज की सॉरी एक लाइन के अमेंडमेंट है, इससे ऊपर के अमेंडमेंट नहीं है जी। बट एक लाइन के अमेंडमेंट से पहले थोड़ा सा मुझे पुराना लॉ क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पहले पढ़ के आओ, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी लास्ट अमेंडमेंट होगी रिटर्न के, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, लेट रिटर्न फाइल करने की फीस की अमेंडमेंट है कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो क्या फीस एप्लीकेबल हो, ठीक है। बस उसके बाद फिर आपकी अमेंडमेंट खत्म है जी, जीएसटी डन है, ओके है, टाटा है, बाय बाय है जी। एक छोटी सी अमेंडमेंट यहाँ पर भी है एनुअल रिटर्न फाइल करने वाले केस में, ये भी अमेंडमेंट नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, इसको भी कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब मेजर क्रक्स बस ये निकल कर है कि ज़्यादा कोई हश हश अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, आराम से ईजी अमेंडमेंट है, हो सकती है, ठीक है जी। तो मुझे एक बार फटाफट से लास्ट टाइम 2 मिनट के अंदर फटाफट से बोल दो कौन कौन सी अमेंडमेंट निकल गई है जी। एग्जाम्शन के अंदर आपकी 4-5 अमेंडमेंट निकल गई हैं, बस सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किस में है, एग्जाम्शन के टॉपिक में, बस बाकी सब में छोटी छोटी हैं जी। एक बार दोबारा बोल दो, चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA और 12AB, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले केस में 30 सितंबर 2022। फिर गवर्नमेंट अगर खर्चा बोन कर रही है, इंकर कर रही है, तो 75% और मोर अगर इंकर करेगी तो एग्जाम्शन मिल जाएगी। फिर अगर नेशनल परमिट लिया उसके चार्जेस पे अब जीएसटी नहीं है। और फिर अगर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर इंडियन रेलवे को सर्विस दे रही है तो वो अब टैक्सेबल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनबाड़ी भी कवर होंगे, मिड डे मील की सर्विस चाहे गवर्नमेंट दे चाहे कॉर्पोरेट दे तो भी एग्जम्प्ट है। नॉर्मल टोल होंगे या एक्स्ट्रा टोल होगा, एडिशनल टोल होगा, वो भी एग्जम्प्ट है जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बोर्ड भी कवर होंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, सब कवर होगा जी। और अगर मान लो कोई कंपनी स्टेट गवर्नमेंट को बसेस रेंट पे दे रही है, चाहे वो लीज पे दे रही है, तो वो एग्जम्प्ट है। ये सारी बातें एग्जम्पशन के अंदर हमने की हैं। अगला फिर क्या निकल गया, रजिस्ट्रेशन के केस में कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो चुका है तो तुम रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो 30 दिन के अंदर कि मुझे कैंसिल नहीं करवाना। रिवोक मीन्स क्या होता है, वापिस लेना, मतलब प्लीज ये कैंसिलेशन वापस लेना है मेरे को, मतलब मुझे दोबारा से जीएसटी में आना है। तो उसके लिए एप्लीकेशन की टाइम लिमिट होती थी 30 दिन, 30 दिन और एक्सटेंड होंगे। कौन एक्सटेंड करेगा, जॉइंट कमिश्नर, ठीक है, या एडिशनल कमिश्नर, और मैक्सिमम 30 दिन और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो 90 दिन मिलेंगे आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन के लिए मैक्सिमम। ये आपका सेकंड चेंज है, ठीक है जी। तो बस ये आपने एक बार पढ़ के आना है जी, डन है जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करके जीएसटी के अमेंडमेंट को हम पैकअप कर देंगे, ठीक है, डन है, पक्का पक्का। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं हम कल की क्लास में, सेम शाम को 7 बजे जीएसटी के अमेंडमेंट हम फाइनली पैक करेंगे, ठीक है। और नोट्स आपके पास टेलीग्राम पे हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल शाम को 7 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय।